सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र माइनस राजस्थान इष्ट इतिहास कला संस्कृति। उसने लिखा है कि जब घायल अवस्था में मोहम्मद शाह एवं कहब्रू मंगोल नेता को अलाउद्दीन के सामने लाया गया तो वे घावों के दर्द से कराह रहे थे। अलाउद्दीन ने उनसे पूछा कि यदि तुम्हारी चिकित्सा करवा दी जाए और तुम्हें जीवन दान दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे। उन्होंने उत्तर दिया कि सबसे पहले तो हम तुम्हारी हत्या करेंगे, उसके बाद हम्मीर देव के किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बिठाकर उसकी सेवा करेंगे। अलाउद्दीन ने उन दोनों की हत्या करवा दी। बाद में रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन के सामने लाया गया। अलाउद्दीन ने उनसे कहा, जब तुम अपने सहधर्मी एवं स्वामी शासक के ही नहीं हो सकते तो मेरे क्या हो सकते हैं। उनकी भी हत्या कर दी गई। इस विजय पर अमीर खुसरो लिखता है कि डैश कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। हम्मीर के साथ रणथंभौर के चौहानों का राज्य समाप्त हो गया और दुर्ग दिल्ली सल्तनत का भाग बन गया। हम्मीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। हम्मीर देव ने अपनी पुत्री पद्मला के नाम पर पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। हम्मीर के दरबार में बीजादित्य नामक कवि रहता था। नयनचंद सूरी की रचना हम्मीर महाकाव्य, व्यास भांड रचित हम्मीरियण, जोधराज रचित हम्मीर रासो, अमृत कैलाश रचित हम्मीर बंधन और चंद्रशेखर द्वारा रचित हम्मीर हठ नामक ग्रंथों की रचना इसी हम्मीर चौहान को नायक बनाकर की गई है। हम्मीर ने भी श्रृंगार हार नाम से पुस्तक लिखी थी। हम्मीर के गुरु का नाम राघव देव था। हम्मीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध किए, जिनमें से 16 में विजयी रहा। रणथंभौर का अंतिम व प्रतापी शासक हम्मीर देव इतिहास में अपने हठ व शरणागत रक्षा के लिए जाना जाता है। हम्मीर देव के बारे में कहा गया है माइनस सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार त्रिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। दिल्ली सल्तनत और जालौर के चौहानों की नाडोल शाखा के कीर्तिपाल अलहन का पुत्र ने 1181 ई जालौर को परमारों से छीनकर अपने अधिकार में ले लिया और वो वहां का स्वतंत्र शासक बन बैठा। इस प्रकार कीर्तिपाल जालौर शाखा के चौहान वंश का संस्थापक था। सुंधा पर्वत शिलालेख विक्रम संवत 1319 में कीर्तिपाल को डैश राजेश्वर डैश कहा गया है। उसने अपनी विजयों को स्थायी बनाने हेतु जालौर की स्वर्णगिरी पहाड़ी पर एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जो सोनलगढ़ कहलाता है। कीर्तिपाल चौहान का उत्तराधिकारी समर सिंह 1182-1205 ई हुआ। उसने गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह कर गुजरात के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। प्राचीन शिलालेखों में जालौर का नाम जाबालीपुर व दुर्ग का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। सुवर्णगिरी से सोनगढ़ बन गया और इसी पहाड़ी पर रहने के कारण यहाँ के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। उदय सिंह 1205-1257 ई। उदय सिंह सोनगरा के समय सन 1228 में दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने जालौर पर आक्रमण किया और जालौर दुर्ग का घेरा डाला, पर अंत में दोनों के मध्य संधि हो गई। कान्हड़दे प्रबंध के अनुसार 1254 ई में दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने उदय सिंह पर आक्रमण किया, परंतु मुस्लिम सेना को परास्त होकर वापस लौटना पड़ा। उदय सिंह के बाद चाचिक देव 1257-82 ई जालौर का अगला शासक बना। चाचिक देव के समय का विक्रम संवत 1319 का सुंधा पर्वत शिलालेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। उससे नाडोल और जालौर के चौहानों की उपलब्धियों पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। बर्नी के अनुसार चाचिक देव के बाद उसका पुत्र सामंत सिंह 1282-1305 ई जालौर का शासक रहा। इसके समय में जब 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया तो इसने इस आक्रमण को बघेला राजा सानकदेव की मदद से उसे निष्फल कर दिया। कान्हड़दे चौहान 1305-1311 ई। कान्हड़दे चौहान सामंत सिंह का पुत्र व उत्तराधिकारी थे। ये 1305 ई में जालौर के शासक बने। यद्यपि सामंत सिंह ने कान्हड़देव को बहुत पहले ही राजकीय शक्तियां सौंप दी थीं। इस समय दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। उसके और कान्हड़दे चौहान के संबंध उतार चढ़ाव वाले रहे। कान्हड़दे प्रबंध में वर्णित है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ई में गुजरात विजय के लिए अभियान किया है तो मार्ग में जालौर पड़ता था। उसने कान्हड़दे को कहलवा भेजा कि शाही सेना को अपनी सीमा से गुजरने दिया जाए, परंतु कान्हड़दे ने मना कर दिया। नाथ पब्लिकेशन C63। दिए गए टेक्स्ट का हुबहू एज इट इज रूपांतरण। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र माइनस राजस्थान इष्ट इतिहास कला संस्कृति। वैसे तो इस उत्तर की प्रतिक्रिया जालौर पर आक्रमण की ही होनी चाहिए थी, परंतु उस समय खलजी सेना जिसका नेतृत्व उलुग खां और नुसरत खां कर रहे थे, मेवाड़ के मार्ग से निकल गई। मार्ग में जो राज्य पड़े उन्हें नष्ट भ्रष्ट किया, गुजरात और काठियावाड़ को जीता और सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा। लौटते समय इस सेना को कान्हड़दे की सेना ने परास्त किया। इससे खिलजी व कान्हड़दे के संबंधों में खटास आई।
पर कान्हड़देव के मुख्यमंत्री जैता देवड़ा की सूझबूझ से मामला ज्यादा बिगड़ा नहीं। फरिश्ता के अनुसार 1305 ई में ऐनुल मुल्क मुल्तानी ने कान्हड़दे को समझा बुझाकर अलाउद्दीन से संधि को तैयार कर लिया और उसे दिल्ली ले आया। कान्हड़दे ने अपनी स्थिति खिलजी दरबार में उचित नहीं पाई, और जब एक दिन सुल्तान ने इस बात पर दर्प सा प्रकट किया कि कोई हिंदू शासक उसकी शक्ति के समक्ष टिक नहीं सका, तो ये शब्द कान्हड़दे को चुभ गए और वो सुल्तान को अपने विरुद्ध लड़ने की चुनौती देकर जालौर लौट आए और युद्ध की तैयारी करने लगे। इधर मोहनोत मैणसी इस संघर्ष का एक दूसरा कारण बताता है कि जब कान्हड़दे का पुत्र वीरम अलाउद्दीन के दरबार में था तो हरम की एक राजकुमारी फिरोजा उससे प्रेम करने लगी, पर वीरम उसका प्रेम निवेदन अस्वीकार करके जालौर लौट जाता है। कान्हड़दे प्रबंध में इसके बाद का वर्णन मिलता है कि जब सुल्तान को जालौर पर आक्रमण करने में कोई सफलता न मिली तो फिरोजा स्वयं गढ़ में गई, जहां कान्हड़दे ने उसका स्वागत किया, परंतु पुत्र से उसका विवाह करने से इनकार कर दिया। हताश होकर राजकुमारी दिल्ली लौट गई। कुछ वर्षों के उपरांत अलाउद्दीन ने फिरोजा की एक धाय गुलबिहिश्त को आक्रमण के लिए भेजा। उसे यह कहा गया कि वीरम बंदी हो जाए तो जीवित लाया जाए, यदि मारा जाए तो उसका सिर लाया जाए। खिलजी सेना विजयी रही। वीरम वीरगति को प्राप्त हुआ तो उसका सिर दिल्ली ले जाया गया। वहां फिरोजा ने उसका अंतिम संस्कार करके स्वयं यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी। अलाउद्दीन का आगमन व सिवाना का साका। सिवाना दुर्ग जालौर दुर्ग की कुंजी है। इस समय सिवाना दुर्ग का दुर्गपति सीतल देव था। जुलाई 1308 ही को अलाउद्दीन के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने दुर्ग को घेर लिया और सीतल देव के सेनापति भावला को अपनी ओर मिला लिया। भावला ने दुर्ग में स्थित डैस मामदेव कुंड डैस में गौ रक्त मिला दिया। इसके बाद दुर्ग रक्षकों ने खिलजी सेना के साथ आर पार की लड़ाई का निर्णय लिया। सीतल देव के नेतृत्व में केसरिया व मैनादे के नेतृत्व में जौहर हुआ। खिलजी के सेनापति नाहर खां और भोज भी इस संघर्ष में मारे गए। इस विजय के बाद अलाउद्दीन ने ये दुर्ग कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया व इसका नाम खैराबाद रखा। जालौर दुर्ग का पतन 1311 ई। सिवाना विजय के बाद खिलजी की सेना ने मारवाड़ को उजाड़ा। इस समय भीनमाल चौहान कालीन विद्या का केंद्र था, जिसे दूसरी ब्रह्मपुरी नगरी कहा जाता था। खिलजी की सेना ने इसे जला दिया। 1311 ई में जालौर पर आक्रमण करने वाली खिलजी सेना का सेनापति मलिक नाइव कमालुद्दीन गुर्ग यानी भेड़िया था, पर प्रारंभ में उसे कोई सफलता नहीं मिली। किंतु कान्हड़दे के सेनापति दहिया बीका ने कान्हड़देव के साथ विश्वासघात किया व दुर्ग की गुप्त सुरंग का रास्ता खिलजी सेना को बता दिया। दहिया के इस विश्वासघात का पता चलने पर उसकी पत्नी हीरा दे ने दहिया को मार डाला। कान्हड़दे के नेतृत्व में चौहान सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए तथा जैतल दे के नेतृत्व में किले की स्त्रियों ने जौहर किया। जालौर का नाम अलाउद्दीन ने जलालाबाद रख दिया। कान्हड़देव के परिवार में एकमात्र सदस्य कान्हड़देव का भाई मालदेव बचा, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस टेक्स्ट के आधार पर आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एसिटिस लिखा गया है। 4 राजस्थान और मुगल। सांगा, प्रताप, मानसिंह, चंद्रसेन, रायसिंह, राजसिंह। भारत कहां से शुरू करूं? ठीक है, ध्यान से सुनिए। राजस्थान और मुगल। प्रताप, मानसिंह, चंद्रसेन, रायसिंह, राजसिंह। भारत में सत्ता का संस्थापक बाबर था, जिसने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे के पृष्ठों में हम मुगलों के साथ राणा सांगा, राणा प्रताप, मानसिंह, चंद्रसेन, रायसिंह व राजसिंह के संबंधों का अध्ययन करेंगे। राणा सांगा और बाबर के संबंध। बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर दिल्ली को जीत लिया। साथ ही बाबर सांगा पर आरोप लगाता है कि इस युद्ध में सांगा ने उसकी मदद का वादा करके भी उसकी मदद नहीं की। बाबर ने इस बारे में बाबरनामा में भी लिखा है, पर और किसी साक्ष्य से इस आरोप की पुष्टि नहीं होती। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527। बाबर के सेनापति मेहंदी ख्वाजा ने बयाना भरतपुर के दुर्ग पर अधिकार जमा लिया। ये सांगा को सीधी चुनौती थी। इस पर राणा सांगा ने बयाना पर आक्रमण कर दिया और मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व वाली मुगल सेना को परास्त करके बयाना को जीत लिया। राणा सांगा की इस विजय ने मुगल सेना में भय पैदा कर दिया। अब बाबर भी समझ चुका था कि आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, और ये लड़ाई हुई खानवा के मैदान में। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527।
खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं मुगल बादशाह बाबर के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को बयाना के पास भरतपुर में स्थित हुआ। खानवा युद्ध में कर्नल टॉड के अनुसार राणा की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव एवं 104 बड़े सरदार सम्मिलित हुए। इनमें प्रमुख थे अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मेव शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ से राव गंगा का पुत्र मालदेव, बीकानेर से रावजीत सिंह का पुत्र कल्याणमल, आमेर का कछवाहा शासक पृथ्वीराज, ईडर का भारमल, मेड़ता का रायमल राठौड़ व वीरमदेव, रायसीन का सलहदी तंवर, बागड़ का उदय सिंह, नागौर का खानजादा, सिरोही का अखैराज, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, चंदेरी का मेदिनी राय, हलवत का झाला अज्जा, गोगुंदा का झाला सज्जा, सलुम्बर का रावत रतन सिंह, देवलिया का बाग सिंह, जगनेर का अशोक परमार आदि। 16 फरवरी 1527 की बयाना विजय के बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते से भुसावर होता हुआ सांगा 13 मार्च 1527 को खानवा के निकट पहुंचा, पर खानवा की निर्णायक लड़ाई से पहले बाबर को अपनी सेना को युद्ध हेतु तैयार करने के लिए बड़े जतन करने पड़े। बयाना की हार व एक मुस्लिम ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ की भविष्यवाणी कि बाबर की सेना की हार होगी ने बाबर की सेना के मनोबल को तोड़ दिया था। पर चतुर बाबर ने शराब न पीने की कसम खाई, एक धर्मनिष्ठ मुसलमान बनने का वादा किया, तमगा एक व्यापारिक कर हटाने का आदेश दिया। राणा सांगा के विरुद्ध संघर्ष को जिहाद, धर्म युद्ध कहा और अंत में एक जोशीले भाषण से अपने सैनिकों को संघर्ष के लिए तैयार किया। युद्ध से पूर्व बाबर ने सलहदी तंवर के साथ राणा सांगा के पास शांति व संधि का प्रस्ताव भी भेजा था। 17 मार्च 1527 ईस्वी प्रातः 9:30 बजे के लगभग युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध के मैदान में राणा सांगा घायल हो गए, जिससे युद्ध का नक्शा ही बदल गया। घायल राणा को आमेर के पृथ्वीराज, जोधपुर के मालदेव और सिरोही के अखैराज की देखरेख में युद्ध क्षेत्र से बाहर लाया गया तथा बसवा यानी दौसा नामक स्थान पर ठहराया गया, जहां आज भी राणा सांगा का स्मारक बना हुआ है। हलवत काठियावाड़ के झाला राज सिंह के पुत्र झाला अज्जा ने सांगा से प्राप्त राजचिन्ह धारण करके युद्ध को जारी रखा, किंतु अंततः बाबर के हाथ विजय लगी। इस विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अज्जा की इस अद्भुत वीरता के कारण उसकी वीरगति के बाद उसके पुत्र सिम्हा को सादड़ी बड़ी सादड़ी की जागीर राणा सांगा द्वारा प्रदान की गई थी। राणा की पराजय के कारण बाबर के पास तोपखाना होना, बाबर की तुलगुमा पद्धति, राजपूत सेना का एक नेता के अधीन न होना, रायसीन के सलहदी तंवर व नागौर के खानजादा के युद्ध के अंतिम दौर में बाबर से मिल जाना। डॉक्टर ओझा के अनुसार इस पराजय का मुख्य कारण महाराणा सांगा का बयाना विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का समय देना था। सर यहाँ लिखा गया है, सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्न पत्र माइनस राजस्थान इष्ट इतिहास कला संस्कृति का पूरा समय देना ही था। यदि वो बयाना की पहली लड़ाई के बाद ही आक्रमण करता तो उसकी जीत निश्चित थी। युद्ध के मैदान से मूर्छित अवस्था में सांगा को पालकी में बसवा दौसा ले जाया गया। ज्यों ही राणा को होश आया, वो पुनः युद्ध स्थल पर जाने की जिद करने लगा, किंतु सांगा के साथी इस हेतु तैयार न थे। अंततः 30 जनवरी 1528 को 46 वर्ष की आयु में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। एक मान्यता के अनुसार सरदारों ने सांगा को विष दे दिया था। उनका शव कालपी से मांडलगढ़ ले जाया गया, जहां उनका समाधि स्थल आज भी उस महान योद्धा का स्मरण दिला रहा है। महाराणा सांगा को विष दिए जाने के स्थान व उनकी अंत्येष्टि स्थल के बारे में विभिन्न मत हैं। डॉक्टर राजेंद्र शंकर भट्ट अपनी पुस्तक महाराणा सांगा एवं भक्त शिरोमणि युवरानी मीरा के पृ 170 पर लिखते हैं कि विष के अस्वाभाविक और अनाचारी मृत्यु प्राप्त महाराणा का दाहकर्म एरिच में ही कर दिया गया। दाहकर्म के बाद सांगा की अस्थियां मेवाड़ की सीमा में मांडलगढ़ लाई गईं और वहीं शेष संस्कार किए गए। डॉक्टर ओझा ने लिखा है कि महाराणा ने चंदेरी के लिए प्रस्थान किया तथा रास्ते में कालपी के निकट एरिच नामक स्थान पर रुके, जहां पर उनको विष दिया गया। वहां पर उस जहर का प्रभाव बढ़ने लगा तो सरदार उनको लेकर लौटने लगे और मार्ग में ही कालपी नामक स्थान आता है, जहां पर महाराणा की मृत्यु हो गई। मुंशी देवी प्रसाद लिखते हैं, महाराणा एरिच में बीमार पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। हरविलास शारदा का कहना है कि महाराणा की मृत्यु बसवा में ही हुई। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कालपी में महाराणा की मृत्यु और उनके शव को मांडलगढ़ ले जाना लिखा है, जहां उनका समाधि स्थल बना हुआ है। सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति बड़ी शोचनीय हो चली। 10 वर्ष की अवधि में मेवाड़ की राजगद्दी पर 3 शासक माइनस रतन सिंह 1528-1531 ई, विक्रमादित्य 1531-1536 ई और वनवीर 1536-1540 ई बैठे। राणा रतन सिंह केवल 3 वर्ष ही शासन कर पाया। एक दिन राणा रतन सिंह और बूंदी के सूरजमल हाडा दोनों अहेरिया उत्सव शिकार खेलते खेलते आपस में झगड़ पड़े और दोनों ही मारे गए। महाराणा प्रताप 1572-1597 ई। प्रताप सिंह राणा उदय सिंह के बड़े बेटे थे। प्रताप का जन्म 9 मई 1540
ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल में हुआ। जूनी कचहरी। राणा प्रताप की माता जयवंती बाई पाली के अखैराज सोनगरा की पुत्री थी। राणा प्रताप बचपन में कीका नाम से संबोधित किया जाता था, जो बागड़ी भाषा में छोटे बच्चे के लिए प्रयुक्त होता है। 17 वर्ष की उम्र में प्रताप का विवाह रामरख पवार की पुत्री अजबदे के साथ हुआ, जिससे कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ। उदय सिंह ने भटियाणी रानी धीरबाई पर विशेष अनुराग होने के कारण उसके पुत्र जगमाल को अपना युवराज बनाया था। रानी के आग्रह से तथा कुछ सरदारों के सहयोग से उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल का राजतिलक कर दिया गया, किंतु मेवाड़ के सरदारों ने जगमाल के राजतिलक का विरोध किया। वे प्रताप को अपना शासक बनाना चाहते थे। ग्वालियर के राजा रामसिंह और पाली के अखैराज सोनगरा ज्यों ही गोगुंदा लौटे, प्रताप को महाराणा घोषित कर दिया तथा गोगुंदा में राणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक किया गया। इस दिन होली का त्योहार भी था। इस अवसर पर सलूम्बर के रावत कृष्णदास ने प्रताप की कमर पर राजकीय तलवार बांधी। प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था, जिसमें मारवाड़ के चंद्रसेन भी शामिल हुए थे। प्रताप के शासक बनने पर जगमाल अप्रसन्न होकर अकबर के पास पहुंचा, जिसने उसे पहले जहाजपुर और बाद में आधी की जागीर दे दी। जब जगमाल को 1583 ई में सिरोही का आधा राज्य दे दिया गया तो उसका साला राव सुल्तान, सिरोही का शासक, उससे नाराज हो गया। एक दिन अवसर पाकर सुल्तान ने जगमाल पर हमला कर दिया और जगमाल की 1583 ई में दत्तानी के युद्ध में मृत्यु हो गई। राणा प्रताप और अकबर के संबंध - इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने 2 मार्ग थे, या तो वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उन्हें अनेक कष्ट उठाने थे। फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उन्होंने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उन्होंने सामंतों और भीलों का एक गुट राणा पूंजा के नेतृत्व में बनाया, जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार भीलों को सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। महाराणा प्रताप के समय से ही मेवाड़ के राजचिन्ह में राजपूत योद्धा के साथ साथ भील योद्धा को भी स्थान दिया गया। C66 नाथ पब्लिकेशन। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस टेक्स्ट कावत एज इट इज लिखा गया है? 2nd ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र - राजस्थान हिस्ट्री इतिहास कला संस्कृति। राणा प्रताप मुगलों से दूर रहकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए गोगुंदा से अपनी राजधानी कुंभलगढ़ ले गए। अकबर ने राणा प्रताप को अपने अधीन करने हेतु प्रारंभ में बातचीत का सहारा लिया और अपने विभिन्न दूतों को उनके पास भेजा। अकबर द्वारा राणा के पास भेजे गए 4 शिष्टमंडल - अकबर ने अपनी गुजरात विजय के बाद 1572 ई में अपने मनसबदार जलाल खां को राणा प्रताप के पास इस आशय से भेजा कि वह राणा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। अकबरनामा और इकबालनामा के अनुसार जब मानसिंह गुजरात से 1573 ई में लौट रहा था तो उसे आदेश दिया गया कि वह उदयपुर जाकर राणा प्रताप को समझाए कि वह अकबर की सर्वोपरि शक्ति को मान्यता दे और शाही दरबार में उपस्थित हो, किंतु मानसिंह असफल रहा। हॉलो डायमंड कंटेनिंग फिल्ड डायमंड। इसके बाद इसी आशय से 2 और संदेश महाराणा के पास भगवंत दास तथा टोडरमल के नेतृत्व में भेजे गए, परंतु पहले की भांति वे भी विफल रहे। राणा प्रताप व अकबर के प्रतिनिधिमंडल। अकबर का दूत। मिलने का समय 1 जलाल खां सितंबर-नवंबर 1572 ई। 2 मानसिंह जून 1573 ई। 3 भगवंत दास सितंबर-अक्टूबर 1573 ई। 4 टोडरमल दिसंबर 1573 ई। हल्दीघाटी राजसमंद का युद्ध 18 जून 1576। राणा प्रताप को मनाने के सभी प्रयास विफल होने पर अंततः अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना को कार्यरूप में परिणत करने के लिए मार्च 1576 में स्वयं अजमेर पहुंचा एवं मानसिंह को मेवाड़ आक्रमण की जिम्मेदारी सौंपी। अबुल फजल एवं बदायूनी के अनुसार 3 अप्रैल 1576 ई को मानसिंह अजमेर से रवाना होकर मांडलगढ़, मोही आदि मुकामों से गुजरता हुआ खमनौर के पास मोलेला गांव पहुंचा। महाराणा प्रताप ने भी लोह सिंह में अपने डेरे डाले। अकबर की ओर से सेना नायक कुंवर मानसिंह, कच्छावाहा एवं राणा प्रताप की ओर से पठान हाकिम खां सूर थे। मानसिंह को प्रधान सेनापति बनाए जाने से मुगलों में नाराजगी थी, जैसा कि बदायूनी हमें बताता है कि उसने जब अपने संरक्षक नकीब खां को युद्ध में चलने को कहा तो उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि एक हिंदू के सेनापति होने के कारण वो नहीं जाएगा। जब महाराणा को दुरसा पूर्बिया तथा नेता सिसोदिया ने ये सूचना दी कि शत्रु की फौजें बनास के तट पर आ डटी है, तो वो भी हल्दी घाटी के नाके के दूसरी ओर अपनी सेना को ले आए।
उन्होंने अपनी सेना का विभाजन पारंपरिक पद्धति से हरावल, चंदावल वाम पार्श्व तथा दक्षिण पार्श्व में स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किया था। हरावल का नेता हकीम सूर था। उसके सहयोगी मेवाड़ के चुने हुए सामंत थे, जिनमें सलूम्बर का चुंडावत कृष्णदास या बिशनदास, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा, डोडिया भीम और बदनौर का रामदास जयमल का पुत्र मुख्य थे। ग्वालियर का शासक रामशाह दक्षिण पार्श्व में अपने 3 पुत्रों शालीवाहन, भवानी सिंह, प्रताप सिंह और अन्य योद्धाओं के साथ था। वाम पार्श्व को नेतृत्व मानसिंह झाला ने किया। इसके सहयोगी बड़ी सादड़ी का झाला बीदा और जालौर का मानसिंह सोनगरा अक्षय राज का पुत्र था। चंदावल में पानरवा का पूंजा था और उसके साथी पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ मेहता, रत्नचंद महासानी जगन्नाथ और सोनियाने के चारण केशव तथा जैसा थे। राणा प्रताप केंद्र में थे और उनके साथ मंत्री भामाशाह और उसका भाई ताराचंद्र थे। भील पदाती अपने तीर, कमान, छोटी तलवार और शत्रुओं पर बरसाने के पत्थरों को लेकर आसपास की पहाड़ियों पर पूंजा के नेतृत्व में जा बैठे। 18 जून 1576 ई को प्रातः युद्ध प्रारंभ हुआ और प्रताप की सेना ने मुगल सेना को पहले वार में परास्त किया। अपने पहले मोर्चे में सफल होने पर राजपूत बनास नदी के कांठे वाले मैदान में, जिसे रक्तताल कहते हैं, आ जमे। यद्यपि ग्वालियर के राजा राम सहाय की सलाह थी कि मुगल सेना से आमने सामने लड़ने के बजाय उन्हें गुरिल्ला युद्ध में उलझाकर हराया जाए, पर उनकी बात न सुनी गई। दोपहर का समय हो गया और युद्ध पूरे परवान पर था। सभी ओर से योद्धाओं की हलचल से भीड़ ऐसी मिल गई कि शत्रु सेना के राजपूत और मुगल सेना के राजपूतों को पहचानना कठिन हो गया। इस समय बदायूनी ने आसफ खां, मुगल सेनापति से पूछा कि ऐसी अवस्था में हम अपने और शत्रु के राजपूतों की पहचान कैसे करें। उसने उत्तर दिया कि तुम तो अपना वार करते जाओ, चाहे जिस पक्ष का भी राजपूत मारा जाए, इस्लाम को हर दशा में लाभ होगा। इस युद्ध का एक रोचक पहलू दोनों पक्षों के हाथियों के बीच जोरदार संघर्ष भी रहा है। मुगलों की ओर से गजमुक्ता, गजराज व रणमंदर, रणमदार नामक हाथियों को प्रयुक्त किया गया, वहीं राणा प्रताप ने लूणा व रामप्रसाद नामक हाथियों को मैदान में उतारा। नॉर्थ पब्लिकेशन C67। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पाठ के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न टेक्स्ट निम्नलिखित है। 2nd ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्नपत्र - राजस्थान हिस्ट्री इतिहास कला संस्कृति। रामप्रसाद नामक हाथी इस संघर्ष में मुगलों के हाथ लगा, जिस पर मुगल सेनापति हुसैन खां ने कब्जा कर लिया था। बदायूनी के साथ इस हाथी को मुगल दरबार में भिजवा दिया गया। इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया गया। इस हाथी युद्ध का वर्णन अबुल फजल व बदायूनी दोनों ने किया है। इधर दूसरी ओर राणा प्रताप, जो अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे, ने मानसिंह, जो मर्दाना नाम हाथी पर सवार था, पर आक्रमण कर दिया। राणा प्रताप के घोड़े चेतक ने अपने अगले दोनों पैर मर्दाना के मस्तिष्क पर टिका दिए और राणा प्रताप ने भाले से मानसिंह पर आक्रमण किया, पर मानसिंह झुककर बच गया। इस आक्रमण का वर्णन रणछोड़ भट्ट की अमर काव्य वंशावली में मिलता है। इसी समय मानसिंह के हाथी की सूंड से बंधी तलवार से चेतक के पैर पर चोट लगी तथा वो घायल हो गया। साथ ही प्रताप के शरीर पर 2 घाव लगे। जगन्नाथ कछवाहा ने भी इस अवसर पर महाराणा प्रताप पर आक्रमण कर दिया। राणा प्रताप को मुसीबत में देखकर बड़ी सादड़ी का झाला बीदा, झाला मन्ना आगे आया और राणा का छत्र धारण करके राणा को वहां से सुरक्षित निकालने में सफल रहा। शत्रु सेना झाला बीदा को राणा प्रताप समझकर टूट पड़ी और वह वीर गति को प्राप्त हुए। टूटी टांग के घोड़े से राणा अधिक दूर नहीं पहुंचे थे कि मार्ग में ही घाटी के दूसरे नाके के पास चेतक की मृत्यु हो गई। ये स्थान बलीचा था, जहां राणा ने उसकी समाधि बनवाई। बलीचा राजसमंद में आज भी चेतक की समाधि स्थित है। इस घटना के साथ बताया जाता है कि शक्ति सिंह भी, जो मुगल दल के साथ उपस्थित था, किसी तरह बचकर जाते हुए राणा के पीछे चल दिया और अपने घोड़े को उसे देकर अपने कर्तव्य का पालन किया। इस घटना का उल्लेख अमर काव्य वंशावली तथा राज प्रशस्ति में मिलता है। अबुल फजल इस युद्ध को खमनौर का युद्ध तो बदायूनी इसे गोगुंदा का युद्ध कहता है। कर्नल टॉड इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहता है और हल्दी घाटी की तुलना यूनान के प्रसिद्ध थर्मोपैली के मैदान से करते हुए इसे मेवाड़ की थर्मोपैली कहता है। इस लड़ाई के उपरांत ही राणा प्रताप राजस्थान व भारत के अन्य प्रदेशों में प्रातः स्मरणीय बने। इनकी ख्याति सारे भारत में फैल गई। क्रांतिकारी बंगालियों ने भी राणा को अपनी प्रेरणा का स्रोत माना। कर्नल टॉड का ऐतिहासिक ग्रंथ बंगालियों का सर्वाधिक प्रिय ग्रंथ बना। इतिहासकार R.C. मजूमदार ने राणा के संघर्षमय जीवन पर प्रकाश डालने हेतु राजपूत जीवन संध्या नामक उपन्यास लिखा। विख्यात क्रांतिकारी लेखक बंकिम चंद्र ने राजसिंह उपन्यास तथा मेवाड़ के 2 शक्तिशाली महाराणा नामक अमूल्य ग्रंथ लिखा। बंगाल के सर्वविख्यात कवि मधुसूदन ने प्रताप की उपलब्धियों पर अपनी लेखनी चलाई।
द्विजेंद्र लाल राय ने 1905 में प्रताप सिंह नाटक प्रकाशित कराया। बंगाल में प्रताप की यह ख्याति इस युद्ध के कारण ही फैली थी। इस युद्ध से अकबर को मनोवांछित सफलता न मिली और उसने नाराज होकर मानसिंह व आसफ खां की ड्योढ़ी बंद कर दी, अर्थात उनके दरबार पर आने पर रोक लगा दी गई। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मानसिंह को गोगुंदा से वापस बुला लिया गया। राणा प्रताप ने अवसर का फायदा उठाकर गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। सितंबर 1576 में जब अकबर अजमेर आया ख्वाजा की दरगाह पर, तो वो इस दौरान स्वयं गोगुंदा पहुंचा और राणा से गोगुंदा वापस प्राप्त कर लिया। अकबर अक्टूबर-नवंबर 1576 ई में उदयपुर आया और उसने उदयपुर का प्रशासन जगन्नाथ कछवाहा व फखरुद्दीन को सौंपा। उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया गया। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 ई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र राजधानी बनाकर मुगल स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर अकबर ने 1577 ई में शाहबाज खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ की ओर भेजी। शाहबाज खां ने 1578 ई में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। भीषण संघर्ष के बाद 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। नवीन तथ्यों के आलोक में अब यह स्वीकार किया जाता है कि शाहबाज खां कुंभलगढ़ पर अधिकार नहीं कर पाया था। किले की रक्षा करते हुए राव भाण सोनगरा लड़ते हुए मारा गया। वर्ष 1578 एवं 1579 में शाहबाज खां ने 2 बार और मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन वो असफल रहा। तब जून 1580 ई में अब्दुर्रहीम खान खाना को अजमेर का गवर्नर बनाया गया और उसको मेवाड़ अभियान का काम भी सौंपा गया। खान खाना ने अपने परिवार को शेरपुर में छोड़ा और राणा प्रताप पर आक्रमण प्रारंभ किए। ज्यों ही खान खाना आगे बढ़ा तो राणा ढोलान की ओर चले गए। इधर कुंवर अमर सिंह ने मुगल सेनापति के ध्यान को बटाने के लिए शेरपुर पर आक्रमण कर दिया। C68 नाथ पब्लिकेशन। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन ऐतिहासिक है? सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र - राजस्थान हिस्ट्री इतिहास कला संस्कृति। इस अवसर पर उसे खान खाना के परिवार को बंदी बनाने में सफलता मिली, परंतु जब राणा को इस बात का पता चला तो उन्होंने कुंवर को आज्ञा दी कि वो शीघ्र ही खान खाना के परिवार को सम्मान के साथ मिर्जा के निवास स्थान पर पहुंचा दे। भामाशाह की भेंट। मुगलों से संघर्ष के दौरान राणा के पास धन का अभाव होने लगा। इसी समय 1580 ई में चूलिया ग्राम में राणा को उनका मंत्री भामाशाह मिला और भामाशाह ने अपनी निजी संपत्ति से राणा की 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से आर्थिक सहायता की। इसलिए भामाशाह को दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन अक्टूबर 1582 दिवेर का सूबेदार अकबर का काका सैरिमा सुल्तान खां था। सुल्तान खां व अमर सिंह के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमर सिंह ने सुल्तान खां पर भाले से इतना जबरदस्त प्रहार किया कि भाला न केवल सुल्तान खां वरन उसके घोड़े को भी चीरता हुआ निकल गया। ये देख बाकी मुगल सेना भाग खड़ी हुई। दिवेर विजय की ख्याति चारों ओर फैल गई। कर्नल टॉड ने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक माना और दिवेर युद्ध की तुलना यूनान के मैराथन युद्ध से की। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल अभियान 1584-85 में आमेर के जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में हुआ था। 1585 के बाद अकबर ने मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं किया। प्रताप ने जरूर आमेर से मालपुरा टोंक जीत लिया था। जालौर का ताज खां भी महाराणा प्रताप की एक प्रमुख सहयोगी था। इस शांति काल में राणा ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया 1585 ई के लगभग, जहां पर अनेक महल व चामुंडा मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस समय राणा प्रताप के दरबार में चक्रपाणि मिश्र व जीवधर जैसे विद्वानों ने ख्याति प्राप्त की। चक्रपाणि मिश्र ने 4 ग्रंथों राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्श एवं विश्व वल्लभ की रचना की तथा जीवधर ने अमरसार नामक ग्रंथ की रचना की। अंत में किसी असावधानी से कमान से लग जाने से राणा प्रताप अस्वस्थ हो गए। 19 जनवरी 1597 ई को 57 वर्ष 9 महीने 56 वर्ष की आयु में राणा की मृत्यु हो गई। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दुर्सा आढ़ा ने इस प्रकार किया। असलेगो अणदाग पागलेगो अणामी गौड़ा गवडाए जिको वह तो धुरवामी नवरोजे नह गयो नगो आतसा नवल्ली नगो झरोखे हेठ जेथ दुनियाण दहल्ली गहलोत राण जीती गयो दपण मूंद रसना डसी मीसास मूक भरिया नयण तो मृत साह प्रतापसी। आशय ये था कि महाराणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांतों तले जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। प्रताप का चावंड के पास बांडोली गांव के निकट बहने वाले नाले के तट पर अंतिम संस्कार हुआ।
जहां उनके स्मारक के रूप में एक छोटी सी छतरी 8 खंभों की बना दी गई। कर्नल टॉड द्वारा पिछोला की पाल के महलों में राणा की मृत्यु होना बताया है, पर इसे सही नहीं माना जाता है। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपाणि मिश्र ने 4 ग्रंथों विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहारदर्श और राज्याभिषेक पद्धति की रचना की। चक्रपाणि के विषय में कहा जाता है कि वो चारों वेदों, षट दर्शनों और धर्मशास्त्रों का ज्ञाता था। वह वनस्पति विज्ञान का विशेषज्ञ था। अपने एक विद्वान दरबारी सादुलनाथ त्रिवेदी को प्रताप ने मंडेर की जागीर प्रदान की थी। प्रतापकालीन एक अन्य रचना गोरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाई है। इसके लेखक जैन मुनि हेमस्तन सूरी हैं। महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, सीता चौपाई और लीलावती हेमस्तन की अन्य रचनाएं हैं। सैनिकों में उत्साह का संचार करने हेतु माला सांदू व रामा सांदू प्रताप की सेना के साथ रहे। चारण कवि माला सांदू ने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में झूलना लिखे हैं। दुरसा आढ़ा ने प्रताप के नाम पर विरुद्ध 76 और एक अज्ञात कवि ने पतायन नाम के ग्रंथ की रचना की है। प्रताप के द्वारा निर्माण कराए गए स्थापत्य स्मारकों में बदराणा नामक स्थान पर स्थित हरिहर का मंदिर प्रमुख है। महाराणा प्रताप ने 1585 ई में चावंड के शासक लूणा को परास्त कर चावंड को अपनी राजधानी बना लिया था। ये नगर चामुंडी नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। अमर सिंह के काल में 1614 ई तक, लगभग 28 वर्षों तक, ये नगर मेवाड़ राज्य की राजधानी बना रहा। चावंड के भग्नावशेषों के अवलोकन से विदित होता है कि बस्ती के बीच खुला चौक छोड़ा जाता था। ये भारतीय वास्तु विन्यास के अंतर्गत एकाशीतिपद वास्तु की व्यवस्थानुसार प्रतीत होता है।